हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स बोले तो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इतना इम्पोर्टेंट्स है कि आप अगर कहा जाए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण उत्खनन हुए हैं, उत्खनन जो स्थल हुए हैं और उनकी जो तटीय स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्खनन बोले तो जो डिस्कवरी, उनकी जो खोज हुई है, ठीक है, किसकी, सिंधु सभ्यता की। तो इसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स और डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद में बोले तो इस वीडियो में, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा शायद से, अभी बता रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो को आप अगर एंड तक देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पर कवर होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स वीडियो होने वाली है, ठीक है। आई होप अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को आप क्या सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। किसकी, सिंधु जो सभ्यता के महत्वपूर्ण उत्खनन और उत्खनन स्थल एवं उनकी तटीय स्थिति की, ठीक है। किस प्रकार हम बात करेंगे, इस कॉलम में हम क्या देखेंगे, जो नदी और सागर जो तट पर जो उत्खनन हुई है, और इस कॉलम में हम क्या देखेंगे, खुदाई कब हुई है और जगह का नाम भी। पर इस कॉलम में जगह का नाम, और इस कॉलम में देखेंगे उत्खनन करता बोले तो डिस्कवरी किसने की है। तो इस प्रकार हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि जो नदी या सागर की बात करें तो रावी नदी, किसकी, रावी नदी, इसकी खुदाई वर्ष कब हुई है, 1921 ईसा में हुई है। और जगह का नाम क्या है, जो हड़प्पा प्राप्त हुआ है, हड़प्पा है, वो कहाँ पर है, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी है। कुछ बुकों में मोंटगोमरी इस प्रकार होता है, ये मोंटगोमरी है, लेकिन कुछ जगह कुछ बुकों में क्या दे रखा है, क्या कुछ बुकों में दे रखा है मोंटगोमरी दे रखा होता है, कुछ बुकों में मोंटगोमरी दे रखा होता है। तो इस प्रकार ये दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो भारत का इतिहास रहा है वो एक काल्पनिक इतिहास है, ठीक है। और कहा जाता है जो सिंधु सभ्यता का एक कैसा है, काल्पनिक इतिहास है, क्योंकि इसे हम कल्पना के आधार पर अभी भी इसे क्या नहीं किया जा सकता है, इसका अगर मैंने आपको इससे बोले तो इससे पहले जो वीडियो पढ़ाई थी मैंने इसके पतन के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक लिखित इतिहास नहीं है, एक काल्पनिक इतिहास है। तो इस प्रकार किसी में मोंटगोमरी होता है, किसी में क्या है, मोंटगोमरी है। तो मोंटगोमरी की बात करें, जो हड़प्पा कहाँ पर है, मोंटगोमरी पंजाब के पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान से लगता है। जो प्रेजेंट में अगर पूछ लिया जाए तो वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। और इसका जो उत्खनन करता है वो दयाराम साहनी है। कौन है, दयाराम साहनी है। और इसकी बात करें कि जो इससे जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, इससे क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो इससे मोहरों पर एक सींग पशु प्राप्त हुआ है और तांबे की इक्का घड़ी प्राप्त हुई है। कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से, हड़प्पा की सभ्यता से। अब सेकंड नंबर की हम बात करेंगे तो सिंध नदी की बात करेंगे। जो सिंध नदी है, सिंध नदी और इसकी जो कहा जाए, इसका जो खोज वर्ष 1922 में इसकी खोज की गई है, मोहनजोदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी बोले तो सिंध नदी सिंध पाकिस्तान में कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे सिंध पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। और इसकी जो खोज की है, उत्खननकर्ता कौन है, राखलदास बनर्जी हैं। और कहा जाता है जो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टिला भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टिला कहा जाता है। और इसकी जो तीन मुख वाले देवता, इससे जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो तीन मुख वाले देवता, जिसे पशुपति नाथ कहा जाता है, और नर्तकी के कांस्य मूर्ति, और विशाल अन्नागार व स्नानागार। तो अन्नागार क्या होता है, किचन होता है, स्नानागार बाथरूम होती है। ये प्राप्त हुए हैं, जो प्राप्त साक्ष्य की बात करें मोहनजोदड़ो में। और अब बात करेंगे हम 1929 में क्या प्राप्त हुई थी, आमरी, जो NG मजूमदार ने की थी, आमरी, ठीक है। 1929 में आमरी प्राप्त हुई थी, जो NG मजूमदार ने स्थल NG
मजूमदार ने उत्खनन की थी। और जो एनजी मजूमदार की बात करें तो इनने सिंधु नदी के किनारे 1931 में चुनहोदड़ो, जो कि सिंध पाकिस्तान में, चुनहोदड़ो की खोज की थी, जो कि सिंध पाकिस्तान में है। और ये एनजी मजूमदार ने ही की थी। किसने की थी? एनजी मजूमदार ने की थी सिंध की 1931 में, जो सिंध पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे वो मन के बनाने के कारखाने प्राप्त साक्ष्य हुए थे। कहाँ से? चुनहोदड़ो से। ठीक है, तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसे ही आपके प्रश्न पेपर में आपको, या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये आपको मिलते जाएंगे। ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो सिंधु नदी के किनारे किस सभ्यता की खोज की गई थी, तो ऐसे चुनहोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, ऐसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ से जो प्राप्त साक्ष्य हैं वो भी पूछ लिया जाता है, और इसका जो उत्खनन करता है वो कौन है, ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे दस्क की। जो दस्क है, दस्क नदी के किनारे 1927 में, दस्क नदी के किनारे 1927 में सुत कांगेडोर की खोज हुई थी, जो कि कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है सुत कांगेडोर। और ये इसके जो उत्खनन करता है वो सर ओरेल स्टीन है, सर ओरेल स्टीन है। इसके उत्खनन करता कौन है? सर ओरेल स्टीन है। इसके उत्खनन करता सर ओरेल स्टीन है। ठीक है, तो जो सुत कांगेडोर की खोज किसने की थी? सर ओरेल सुत कांगेडोर की खोज किसने की थी? सर ओरेल स्टीन ने की थी। और कहाँ पर है ये? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है क्या? सुत कांगेडोर। इसकी खोज 1927 में की थी, दस्क नदी के किनारे। कहाँ पर? दस्क नदी के किनारे की। अब बात करेंगे जो आलमगीरपुर है, तो आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। जो आलमगीरपुर है वो कहाँ पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1952 से 1955 के बीच में हुई थी। और किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, जो हिंडन नदी के किनारे बताई गई है। ठीक है, आलमगीरपुर के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे सतलज नदी के किनारे। किसकी? सतलज नदी के किनारे रोपड़ की खोज हुई थी। किसकी हुई थी? रोपड़ की खोज हुई थी। रोपड़ कहाँ है? पंजाब सतलज तट पर है, जो पंजाब में है, सतलज के तट पर है। और इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? इसकी जो खोज कहा जाता है बीबी लाल या यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बीबी लाल या यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसकी? रोपड़ की। ये पंजाब सतलज तट पर है, पंजाब के सतलज तट पर है रोपड़। और इसकी जो बोले तो खोज हुई थी वो 1950 से 1955 के बीच में हुई थी, और सतलज नदी के किनारे। अब बात करेंगे रंगपुर की। तो रंगपुर की जो खोज रंगपुर की खोज की थी। और रंगपुर कहाँ पर प्रेजेंट है? गुजरात के मादर और नदी तट पर। गुजरात में मादर नदी तट पर रंगपुर बोले तो स्थित है। और इसकी खोज कहा जाए 1953 में की थी। और किसने? मादर नदी के किनारे। और माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने की थी। माधव स्वरूप वत्स और रंगनाथ राव ने की थी। किसकी? रंगपुर की खोज। और ये कहाँ पर है? रंगपुर गुजरात के मादर नदी तट पर है। और इसकी बोले तो खोज कब हुई थी? 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी। अब बात करेंगे घगर की। तो घगर क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये कालीबंगा आपसे पूछ लिया जाता है। कालीबंगा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो मैं इम्पोर्टेंट्स बोलूँ, जैसे कि कालीबंगा बहुत इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा कहाँ पर प्रेजेंट है? हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रेजेंट है, हनुमानगढ़ के राजस्थान में प्रेजेंट है। और इसकी खोज डॉक्टर ए घोष ने की थी। किसने की थी इसकी खोज? डॉक्टर ए घोष ने की थी। और कब की थी? 1953 में की थी। और घाघर नदी के किनारे है कालीबंगा स्थित। ठीक है, और कहा जाता है इससे जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो कैसे जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें प्राप्त हुई हैं। इससे जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और डॉक्टर ए घोष ने इसकी खोज की है। और कहा जाता है ए घोष का मतलब होता है अमला नंद घोष ने इसकी खोज की है। ठीक है, घाघर नदी के किनारे है, 1953 में इसकी खोज हुई थी। अब बात करेंगे कोट दीजी की। तो कोट दीजी कहाँ पर प्रेजेंट है? जो कोट दीजी है आपकी
कहा जाता है। और इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जो रंगपुर था, रंगपुर में कहा जाता है, रंगपुर कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है। और ये काठियावाड़ में है, गुजरात के काठियावाड़ में है। और यहाँ पर जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे वो चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। यहाँ पर जो प्राप्त साक्ष्य हुए थे रंगपुर से वो क्या हुई थे? चावल की क्या भूसी प्राप्त हुई थी, चावल की भूसी प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब बात किसकी कर रहे थे हम? कोट दीजी की बात कर रहे थे। तो कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे स्थित है या सिंध पाकिस्तान में स्थित है? ठीक है, सिंध, कोट दीजी कहाँ पर स्थित है? सिंध पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? F.A. खान ने की थी। किसने की थी? F.A. खान ने इसकी खोज की थी। ठीक है, और पूछ लिया जाता है कब की थी? 1955 से 1957 के बीच में की थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोथल की। ये लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोथल से प्रश्न जरूर बनते हैं। लोथल की खोज पूछ लिया जाएगा कि लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की थी किसने? S.R. राव या महादेव स्वरूप वत्स ने। S.R. राव या महादेव स्वरूप वत्स ने की थी। और भुकबा नदी के किनारे है लोथल। और कहा जाता है 1955 से 1963 1955 से 1963 के बीच में इसकी क्या हुई थी? खोज हुई थी। किसकी? लोथल की। और ये अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद के गुजरात में है। ठीक है, अब बात करेंगे प्रभास बोले तो प्रभास पाटन। प्रभास पाटन की बात करेंगे तो प्रभास पाटन की खोज 1955 से 1956 के बीच की गई है। और देसलपुर की बात करें तो देसलपुर की खोज की गई है 1963 से 1964 के बीच में की गई है। और ये के.वी. सौंदरराजन ने की है। किसने की है? के.वी. सौंदरराजन ने की है। और बात करें सूरकोटदा कहाँ है प्रेजेंट में? जो सूरकोटदा है वो बलूचिस्तान में प्रेजेंट है। और इसकी खोज 1972 से 1975 के बीच की गई है और J.P. जोशी ने की है। ठीक है, और जो बनवाली है वो हिसार के हरियाणा में है। जो बनवाली है वो हिसार के हरियाणा में है। और इसकी जो खोज हुई है, कहा जाता है इसकी खोज 1973 में हुई है। और किसने की है? डॉक्टर R.S. बिष्ट ने की है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे। अब बात करेंगे बालाकोटा की। तो जो बालाकोट है, तो बालाकोट की खोज जॉर्ज F. डेल्स ने की है। जो बालाकोटा की खोज किसने की है? बालाकोट की खोज जॉर्ज F. डेल्स ने की है। अरब सागर में प्रेजेंट है और 1979 में की है। 1979 ईसा में की है। अब बात करेंगे धौलावीरा की। तो धौलावीरा आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न आपसे ज़रूर पूछ लिए जाते हैं कि धौलावीरा की खोज भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। जो धौलावीरा है इसकी बोले तो 1967 से 1968 के बीच में इसकी खोज हुई है। और धौलावीरा कहा जाता है ये मनसा नदी के किनारे है। जो धौलावीरा है ये मनसा नदी के किनारे है, गुजरात में स्थित है कहा जाता है। और ये हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा कहा जाता है, सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसमें जो प्राप्त साक्ष्य हुए हैं वो साइन बोर्ड और जल संग्रह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या क्या प्राप्त हुए हैं? साइन बोर्ड और जल संग्रह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? धौलावीरा से। तो धौलावीरा आपसे पूछ लिया जाता है। और इसकी खोज J.P. जोशी ने की है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? मनसा नदी के किनारे गुजरात के रीजन में है। और ये भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, कौन? धौलावीरा आपसे पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे धौलावीरा जो गुजरात में था। और ये धौलावीरा और 1990 में फिर इसकी दोबारा खोज की थी। किसने? 1990 से 1951 में डॉक्टर R.S. बिष्ट ने। तो इस प्रकार हमारी जो उत्खनन की बातें थी और जिसमें हमने क्या पढ़े थे? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी स्थित एवं साक्ष्यों की भी बात कर ली है। तो ये इम्पोर्टेंट्स हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब बात करेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल थे उनके बात करेंगे कि स्थल और वो क्षेत्र कहाँ पर पड़ता था। जो और भी अन्य महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं किसके? हड़प्पा सभ्यता के जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी रहे हैं तो उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं।
तो जैसे कि इसमें हम स्थल की बात करेंगे और इसमें हम क्षेत्रों की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार ये क्षेत्र हुआ करते थे। जैसे मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ जो था वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। और डेरा जो इस्माइल खान है, डेरा इस्माइल खान जो स्थल है, डेरा इस्माइल खान स्थल है, वो पंजाब के पाकिस्तान में, पंजाब के पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है जो डेरा इस्माइल खान। और राखी गढ़ी की बात करें, राखी गढ़ी स्थल जो है वो हरियाणा क्षेत्र में है। जो राखी गढ़ी स्थल है, राखी गढ़ी, वो हरियाणा के क्षेत्र में। और जो मंडा स्थल की बात करें तो जो मंडा स्थल है वो जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र में स्थित है। और बात करें हम किसकी? रोजड़ी ए प्रभास पाटन की, रोजड़ी ए प्रभास पाटन की बात करें तो जो रोजड़ी एवं प्रभास पाटन वो गुजरात के रीजन में। और जो मांडा है, मांडा कहाँ है? जम्मू एवं कश्मीर के रीजन में है। ठीक है, ये उत्तर की ओर है। इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। और जो कालीबंगा है वो राजस्थान में है। और जो आलमगीरपुर है वो उत्तर प्रदेश में। और लोथल गुजरात में। ये क्या थे? इसके प्रमुख कहा जाता है। जो अन्य महत्वपूर्ण स्थल रहे थे, इसके जो स्थल थे और जो क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब अन्य बात करेंगे कि जो भारतीय नदियों के प्राचीन नाम क्या क्या रहे थे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस हो जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्राचीन नाम और आधुनिक नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन दोनों को ज़रूर याद रखें। जैसे कुमू, कुमू जो नदी है इसका आधुनिक नाम क्या है? कुर्रम। तो आपसे पहले मैं आधुनिक नाम बताऊंगा कि जो अभी हम क्या कहते हैं। जैसे कि बात करेंगे जो कुर्रम नदी है इसका प्राचीन नाम कुमू था। और जैसे जो काबुल नदी है इसका प्राचीन नाम कूमा था। जैसे ही झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? क्या था? बित्सता था। क्या था? बित इस्ता था। क्या था? बित इस्ता था। क्या था? बित इस्ता था झेलम का प्राचीन नाम। और जैसे चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी था। क्या था? आस्किनी था चिनाब नदी का प्राचीन नाम। और रावी नदी का प्राचीन नाम पुरुषनी था। क्या था? पुरुषनी था। तो इस प्रकार याद रखना कि कुर्रम नदी का प्राचीन नाम कुमू था, काबुल नदी का कुमा था, और झेलम का बितिस्ता था। क्या था? बितिस्ता था। और जो आपका चिनाब नदी का प्राचीन नाम आस्किनी था और रावी का पुरासनी था। तो इस प्रकार आप इन्हें याद कर लेना। ठीक है, आपसे ये प्रश्न जरूर पूछ लिए जाते। जैसे कि जो आपकी सतलज नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री था। सतुद्री, सतलज नदी का जो प्राचीन नाम सतुद्री था। और ब्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था। और गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? सतानीरा था। क्या था? सदानीरा था। और जो घाघर नदी का प्राचीन नाम क्या था? द्रष्णती था। क्या था? क्या था? दृष्णटी था। क्या था? दृष्णटी था। और जो घोमल, घोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती था। घोमल नदी का प्राचीन नाम क्या था? गोमती था। और जो आपका स्वायत्त, स्वायत्त नदी का जो प्राचीन नाम था वो था सुवस्तु। स्वायत्त नदी का प्राचीन नाम सुवस्तु था। और सिंध नदी का प्राचीन नाम सिंधु था। तो इस प्रकार से आपसे ये प्राचीन नाम नदियों के पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, आपसे ज़रूर पूछ लिए जाएंगे पेपरों में कि सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतुद्री था। ये जैसे कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाएगा तो बिपाशा था। और गंडक नदी का प्राचीन नाम तो सतानीरा था। घाघर नदी का प्राचीन नाम दृष्टदड़ती था। और गोमल नदी का प्राचीन नाम गोमती था। और स्वायत्त नदी का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो सुवस्तु था। और सिंध नदी का प्राचीन नाम सिंधु था। तो इस प्रकार आपसे पूछ लिए जाते हैं। आई होप आपको अच्छे से इनके बारे में मैंने चर्चा की है। जैसे कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया आज की वीडियो में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया, इसके प्रमुख स्थल के बारे में बताया, इसके उत्खननकर्ताओं के बारे में, और वर्ष और नदी और स्थित साक्ष्यों के बारे में हमने चर्चा की है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपने फुल वॉच कर लिया है और आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट में साझा करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस प्रकार आपको ये समझ में आई है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।